टैलेंट टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग खान सर का टेस्ट देखने वाले हैं और ये खान सर का टेस्ट जो है हम लोग चौथा को देखेंगे और ये अंतिम समय में आपका रामबाण साबित होगा। देखिए कि इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आ पा रहा है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर 60 प्लस नंबर इस टेस्ट में आ जा रहा है तो आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक पूरा 1 से लेके 100 तक प्रश्न को बनाइए और देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया गया है, पहले वहां जाकर बना लीजिए, उसके बाद आंसर को मिलाइए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है। अगर हम लोग सामाजिक असमानता यानी कि समाज में दोस्तों देख रहे होंगे कि समान और असमान के रूप में भेदभाव किया जा रहा है, किसी को जो है समान माना गया है और किसी को जो है असमान माना गया है। तो यहाँ पर किसको, भाषा को देखा गया नहीं, भाषा को बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिंग को जो है समानता और असमानता के आधार पर बांटा गया है। जैसे देख रहे होंगे एक आपका पुरुष रहता है, ठीक है, और एक आपका महिला रहता है। दोनों में दोस्तों याद रखनी है कई ज्यादा भेदभाव किए जाते हैं। तो यही पर यहाँ पर पूछा गया कि सामाजिक में जो है असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका लिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे इसका कई सारा उदाहरण है। जैसे देख रहे होंगे कई जो है कार्यस्थल पर, क्या बोलेंगे, कार्यस्थल पर दोस्तों याद रखनी है वेतन में अंतर करता है। ठीक है, वेतन में अंतर, लेकिन अनुच्छेद 39 को पढ़िएगा तो यहाँ पर बोला जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन यहाँ पर सामाजिक में इस तरह होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोई मान के चलिए कि घरेलू कार्य है दोस्तों, तो घरेलू कार्यों में भी याद रखनी है असमान वितरण देखने को मिलता है पुरुष और महिला में। तो यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बिहार पुलिस में मिलेगा। मान के चलिए कि आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। अगर हम लोग भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता की बात करेंगे तो केवल एक ही स्तर की सरकार है, शक्तियों का एकमात्र से केंद्र सरकार है, दो या अधिक राज्यों की सरकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो या अधिक स्तरों की सरकार है। ठीक है, एक देखते होंगे आप लोग केंद्र में होता है, केंद्र में जो है आपका सरकार कौन बनाता है, तो याद रखनी है संसद बनाती है। ठीक है, और वहीं पर अगर राज्य में बात करेंगे तो राज्य में दोस्तों कौन बनाती है सरकार, तो याद रखनी है ये आपका विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है, विधानमंडल। अगर न्यायपालिका की बात करेंगे तो आपका जो है केंद्र में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और राज्य में कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे की प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची और कानून, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। अगर हम लोग संघ सूची की बात करेंगे, देखिए 3 प्रकार का सूची होता है दोस्तों। एक होता है आपका संघ सूची, ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है याद रखनी है राज्य सूची, और एक आपका तीसरा होता है याद रखनी है समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी चर्चा कहाँ पर किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में कहा गया है। कहाँ पर, 7वीं अनुसूची में जो है सूची के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएंगे। ठीक है, अगर वहीं पर बात करेगा राज्य सूची पर कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। और वहीं पर समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है संघ सूची पर कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाली विषयों पर कौन सी सूची बनाएगा, तो केंद्र और राज्य दोनों को इस पर बनता है समवर्ती सूची पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और समवर्ती सूची का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। देखिए पहले अगर बात करेंगे तो 370 जब तक नहीं हटा था दोस्तों, तब जो है जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। किसको दोस्तों, जम्मू कश्मीर को। लेकिन याद रखनी है 2019 के बाद जो है इसको जो है विशेष राज्य दर्जा से हटा दिया गया है। और अभी अगर देखिएगा तो ये नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के बाद याद रखनी है असम हो जाएगा। असम के बाद याद रखनी है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद याद रखनी है मणिपुर हो जाएगा। और मणिपुर के बाद याद रखनी है सिक्किम हो जाएगा। ये ऐसे इतने राज्य हैं भारत में जिसको कि विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये सभी एकदम स्टेट का नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको कोई भी दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर कैसी है भारत में, ये चीज पूछा गया। तो ये एक प्रकार का बोल सकती हैं एकहरी है। क्या है दोस्तों, एकहरी है। अगर बात करेगा भारतीय प्रशासनिक, तो राज्य में दोस्तों कोई भी पदाधिकारी अगर चयनित होता है, याद रखनी है पदाधिकारी अगर चयनित होता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर दोस्तों राज्य में दोस्तों ये क्या करता है, प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है। लेकिन राज्य सरकार को दोस्तों ये नहीं है कि इसको हटा देगा, पदमुक्त कर देगा, या तो इसका जो है अनुष्ठानात्मक कार्रवाई कर देगा। ऐसा जो है किसी को जो है राज्य को अधिकार नहीं है। इसीलिए जो है एकड़ी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था देखी गई है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कई बार बताया हमने, अनुच्छेद यहाँ पर 33 हो जाएगा। अनुच्छेद 352 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपात। 356 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति शासन है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन है। ठीक है। और अगर बात करेंगे 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो है 360 अनुच्छेद का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि याद रखनी है वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे 33 में जो है, याद रखनी है, इसमें जो है प्रेस एवं सैन्य का जो है अल्पीकरण के बारे में बात किया गया है, और ये एक प्रकार का क्या हो जाता है? मूल अधिकार हो जाता है। क्या बोलेंगे? मूल अधिकार का हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों का महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में? स्थानीय स्वशासन मतलब हुआ दोस्तों पंचायत, और पंचायत को दोस्तों कहां पर रखा है? याद रखनी है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, ये एक प्रकार का क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 36 में देखिए क्या है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा है। 37 में है, याद रखनी है, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में वादयोग नहीं होगा। 38 में लोक कल्याणकारी के बारे में है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन संगठन। 41 में है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में है, याद रखनी है, न्याय संगत बहदियाँ, या इसी में बोला जाता है प्रस्तुति संहिता। 43 में दोस्तों हो जाता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 44 में है समान सिविल संहिता। 45 में है, याद रखनी है, 6 से कम वर्ष के जो है शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में है एससी एसटी का प्रबंधन। 47 में जो हो जाएगा पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में हो जाएगा, याद रखनी है, पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण। 49 में हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। और 50 में हो जाएगा कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में हो जाएगा, याद रखनी है, विदेशी शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो ये सभी आर्टिकल को एकदम आपको होंठ में रहना चाहिए, और अभी तक आपका हो भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? अगर हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय, जैसे बोल सकते हैं, एक आपका होता है पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, गांव लेवल पे। उसके बाद जो है एक आपका ब्लॉक स्तर होता है, और ब्लॉक स्तर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है दोस्तों? पंचायत समिति होता है। क्या होता है? पंचायत समिति होता है। और अगर जिला स्तर पे बात करेंगे तो कौन होता है? आपका जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। और इसकी अवधारणा जो सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखनी है, 1957 में दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति। इसी ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा दी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो 1958 को दिया था, याद रखनी है, 1958 को। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, याद रखनी है, राजस्थान का एक जिला नागौर, क्या बोलेंगे, नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्ता संख्याओं में सबसे नीचे स्तर है? तो वो आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था? तो वो जर्मनी था। क्या था दोस्तों? जर्मनी। लेकिन याद रखनी है, जर्मनी जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध होता है या प्रथम विश्व युद्ध बोल सकते हैं, तो इसमें जो है द्वितीय का जर्मनी का जो है पराजय होना होता है, जो कि याद रखनी है जर्मनी की मतलब बोल सकते हैं किस जो है धूड़ी राष्ट्र का जो है क्या कर रहा था? धूड़ी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था कौन? जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में किस देश का विजय होता है? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे 1904 और 1905 में दोस्तों किसके किसके बीच युद्ध होता है? तो रूस और जापान के बीच युद्ध होता है। ठीक है, और रूस और जापान के बीच में याद रखनी है, इसमें विजय जो है जापान का होता है, और सोवियत संघ रूस को मतलब हारना पड़ता है। क्या होता है? रूस को मतलब हारना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। सैन्यवाद का अर्थ क्या है? सैन्यवाद मतलब होता है किसी देश की रक्षा प्रणाली मजबूत करना, युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन मानना। सैन्यवाद कहने का मतलब होता है दोस्तों कि एक ये विचारधारा है, ठीक है, और जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि, याद रखनी है, कि अगर मान के चलिए कोई देश है अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है और राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए, मतलब कि बोल सकते हैं कि ऐसा, मतलब कि बोल सकते हैं ऐसा हित करता है जो कि उसको शक्ति के माध्यम से साधना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी को एकदम ध्यान दीजिएगा। मतलब एक बार अगर लक्ष्य ले लेता है कि हमको जीतना है, तो उसी पर जो है अटल रहता है। ये जो है सैन्यवाद का विचारधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? तो ये बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए
आगे की बात करेगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ने किस वंश का शासन समाप्त हुआ। तुर्की में अगर बात करेंगे, तुर्की जो है धूड़ी राष्ट्र का याद रखनी है मेंबर था, और इसमें जो दोस्तों बोल सकते हैं कि समाप्त हुआ था, ओटोमन वंश का जो है समाप्ति देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात किया गया था। तो विकसित देशों के लिए विकासशील देशों का सहायता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था। तो मुसोलिनी ने याद रखनी है फासीवाद विचारधारा को अपनाया था। किस विचारधारा को अपनाया था दोस्तों, फाजीवाद के लिए। ठीक है, और इन्होंने याद रखनी है 1919 ईस्वी में दोस्तों एक जो है गठन भी किया था कमेटी का, मतलब संगठन बनाया था, इसको नाम दिया गया था फांसी इटालियन। क्या बोलेंगे, फांसी इटालियन। और एक नाम था, याद रखनी है, कॉम्बे टेम्बीमेंटो। ठीक है, याद रखनी है, इसका नाम थोड़ा सा उल्टा है, कॉम्बे मेंटी टेम्बो। ये याद रखिएगा, इस तरह के एग्जाम में कभी दे देता है तो एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो याद रखनी है 1942 के बाद यूरोप और जर्मनी के बीच सोवियत संघ के बीच जो युद्ध हुआ, इसका मतलब बोल रहा है कि क्या हुआ इसमें, मतलब कि बोल सकते हैं क्या हुआ, तो इसमें सोवियत संघ की जीत हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जर्मनी इसमें बुरी तरह से पराजित हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्थापना किया गया था, किस संस्था का, तो यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन यूरोपीय संघ नहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से कर लीजिएगा। अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये कब से कब तक चला था दोस्तों, 1939 से लेकर 45 तक चला था। और इसका तत्कालीन कारण अगर आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो याद रखनी है, जर्मनी ने जो दोस्तों याद रखनी है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। क्या बोलेंगे, जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी बात को एकदम ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व ने किन दो गुटों में बट गया था। तो एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का कौन समर्थक था, तो याद रखनी है अमेरिका। और अगर हम लोग बात करेंगे साम्यवादी गुट का गठन कौन किया था, तो याद रखनी है यूएसएसआर, जिसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक तीसरा, इसको बोला गया प्राथमिक दुनिया पूंजीवादी को, और साम्यवादी को बोला गया दूसरी दुनिया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ दोस्तों 1947 में, तब जो है एक तीसरी दुनिया का खेमा तैयार किया गया, जिसका नाम दिया गया है नाम, जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1960 में किया गया था। ठीक है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जो आप हल्का हल्का प्रश्न देख के जाइएगा, उससे सवाल आपका नहीं आएगा, इस तरह के सवाल आएंगे। और आपको एकदम जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करेगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है। देखिए जल्ला और टाल की बात करेंगे, जो दोस्तों गंगा नदी बहते हुए आती है, तो पटना से लेके जो मोकामा तक का क्षेत्र है, वहीं पर दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखनी है जल्ला और टाल कहलाता है। तो बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे के नम्रभूमि क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है। तो मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखनी है मालवा का पठार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालवा के पठार के पूर्वी भाग में जो है याद रखनी है क्या है दोस्तों, तो जैसे हम लोग पूर्वी भाग में अगर हम लोग जाएंगे, तो पूर्वी भाग में, यहाँ पश्चिमी भाग में तो आपका कुछ दूसरा हो जाएगा, लेकिन पूर्वी भाग में जो है आपका एक श्रृंखला है, बोल सकते हैं महादेव श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महादेव पहाड़ी हो जाएगा। ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा, सतपुरा श्रेणी पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी अवस्थित है। देखिए एक है दोस्तों, बोल सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो है ठीक नीचे कौन बहती है, याद रखनी है नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन है दोस्तों, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। क्या बोलेंगे, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। और सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में क्या है, याद रखनी है ताप्ती नदी बहती है। क्या नदी बहती है, ताप्ती नदी। तो यहाँ पर अगर पूछेगा विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है, सतपुरा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सतपुरा के दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है, तो ये हो जाएगा ताप्ती घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताप्ती नदी याद रखनी है मध्य प्रदेश के बोल सकते हैं सतपुरा श्रेणी से निकलती है, और जो है अपना जल जो है पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार को और किस नाम से जानते हैं। तो दक्षिण के पठार के नाम से जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करिएगा, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको थार मरुस्थल, या इसी को दोस्तों राजस्थान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, राजस्थान मरुस्थल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे याद रखनी है, 2021 में रिपोर्ट आया था 6,000 रुपया से, जिसका दोस्तों कम मासिक आय है। क्या बोलेंगे,
6,000 रुपया से जिसका कम मासिक आय है उसको दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रखा गया, और परसेंटेज की बात करेगा तो 34.13% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार के किस जिले में सोने का सर्वाधिक भंडार है? तो जमुई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये जमुई हो जाएगा। आगे की बात करेगा, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो श्री सम्राट चौधरी। अभी जो है याद रखनी है, बिहार राज्य के वित्त मंत्री बोल सकते हैं, यही है। और साथ ही साथ याद रखनी है बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। क्या है दोस्तों? उप मुख्यमंत्री भी यही है। और इन्होंने जो राज्य का अनुमानित दोस्तों जो बजट रखा था, अनुमानित पैसा अगर बात करेंगे तो वो दोस्तों कितना रखा था? 2.79 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी के जान बचाई थी? अगर हम लोग बात करेंगे, गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हैं, भारत का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और ये कब गठित हुआ था? 1917 में हुआ था। इनमें जो है याद रखनी है 20 कट्ठा खेती पर जो है 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, जो कि यहाँ का किसान नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन याद रखनी है बाइजबरन करवाना चाह रहे थे, उसी को जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर याद रखनी है, अंग्रेज ने जो है बोल सकते हैं उस समय जो वायसराय था शायद चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड ने दोस्तों गांधी जी को खाने के लिए आमंत्रित किया था। इसने महात्मा गांधी जी ने बोला कि हम दूध पी लेंगे, और दूध पीने के लिए क्रम में जो है याद रखनी है वहाँ पर जो है चेम्सफोर्ड का बोल सकते हैं, मतलब कि खाना बनाने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? खाना बनाने वाले को उसका नाम था क्या? बक्कत मियाँ। क्या बोलेंगे? बक्कत मियाँ था। ठीक है, बक्कत मियाँ। और बक्कत मियाँ को बोला कि इसमें जहर लगा देना, जहर दे देना, लेकिन बक्कत मियाँ ने जो है महात्मा गांधी के दूध में जहर नहीं मिलाया। तो इसका जान किसने बनाया? बत्तख मियाँ ने बनाया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और भारत का जो है मानव विकास रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत का रैंक अभी कितना है दोस्तों? लगभग 130 है। एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों के लिए वेतन भोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? 100 दिन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय उसको हम लोग बोलते हैं कि जो याद रखनी है, मतलब कि एक वर्ष में उत्पादित हमारे देश में जो है सभी बोल सकते हैं ये व्यय हो जाएगा, तो आय कारक का कुल योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसको कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देश के एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। आगे की बात करेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में याद रखनी है वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये रूल चला था कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, और याद रखनी है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। प्रत्यक्ष मतलब हुआ कि पैसा का आप इसमें मुद्रा का हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, हाल ही में किसे एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दलजीत चौधरी को किया गया। किसको किया गया है? दलजीत चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो रंजीत सिंह को जाना जाता है दोस्तों। इन्हीं ने याद रखनी है स्वर्ण मंदिर के ऊपर सोना चढ़ाने का काम किया था। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। और कथक कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ओडिसी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। मणिपुरी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, एक याद रखनी है कथकली। क्या बोलेंगे? कथकली। और एक आपको याद रखनी है मोहिनी अट्टम। क्या बोलेंगे? मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दोनों कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? केरल का हो जाएगा। और एक आपको याद ही रख लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं सत्रिया। तो अगर बात करेगा नृत्य कितने हैं? 8 है दोस्तों। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तो काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पर 4 हो गया, 2 6 हो गया, एक 7 हो गया। एक और दोस्तों कौन भूला जा रहा है उसको भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुचिपुड़ी। क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। तो यही दोस्तों याद रखनी है क्या है आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। कॉर्नवालिस ने जो है इसका गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, नाइक ए हीरोइंग
टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर द स्पीच पुस्तक किसने लिखा था? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। और पहले कौन थे दोस्तों? तो याद रखनी है, नवीन पटनायक थे। ममता बनर्जी याद रखनी है, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और चंद्रबाबू नायडू याद रखनी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया किस, अभी तुरंत हमने बताया असम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य के ढोल पाए गए? ढोल होगा यहाँ पर दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पाया गया, महाराष्ट्र में है, याद रखनी है चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 की बात करेगा 2025 में दोस्तों मेजबानी करेगा, नवंबर माह में किया जाएगा। और याद रखनी है, इसका मेजबानी कौन करेगा? जोहान्सबर्ग करेगा। कौन करेगा दोस्तों? जोहान्सबर्ग करेगा। और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का सबसे ज्यादा जीडीपी करने वाला भारत का राज्य कौन हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। याद रखनी है 26 नवंबर को दोस्तों 2024 को, याद रखनी है संविधान का कितना वर्ष पूरा हो गया? 75 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। संविधान बोल सकते हैं, भारतीय संविधान कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भाषाई विरासत को जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो याद रखनी है रियाद में हुआ। आगे की बात करेगा, उबर ने मीटो विमेन महिला विशेष व्हाइट टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। याद रखनी है, इसमें महिला कंडक्टर होगा, महिला ही याद रखनी है, महिला को महिला से जोड़ने के लिए इस बस सेवा का शुरुआत किया गया है। लेकिन याद रखनी है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बिहार में जो है बोल सकते हैं पिंक बस, क्या बोलेंगे? पिंक बस की शुरुआत किया गया है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है महिला उसी तरह किया गया था, महिला इसमें चढ़ेगा, महिला इसमें बस रहेगा, ड्राइवर रहेगा, महिला इसमें कंडक्टर रहेगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल इसमें क्या किया गया दोस्तों? पुरुष को ही ड्राइवर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है? तो वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु क्या है? अणु दोस्तों एक परमाणु का एक भाग नहीं, दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक दोस्तों इसको कहते हैं, मान के चलिए कार्बन 6 12 है और कार्बन 8 जो है ये भी 12 है। अगर हम लोग बात, सॉरी 6 14 है, क्या है? 6 14 है। यहाँ पर से फिर से इसको करते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया, देखने में खराब लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, कार्बन 6 दोस्तों कितना है? 12 है। कार्बन 6 याद रखनी है कितना है? 14 है। तो यहाँ पर देखिए, ये नीचे वाला को बोलते हैं परमाणु संख्या। अगर एक ही तत्व का परमाणु संख्या समान हो और इसको ऊपर वाला को बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार या इसी को बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। और नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे कि याद रखनी है एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखनी है समस्थानिक बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम एक प्रकार का कोशिका है दोस्तों, को जो कोशिका का पाचन तंत्र है। अंतक पाचन याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं हमारे कोशिका में जितने भी जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम कौन करते हैं? तो लाइसोसोम करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या का थैली बोला जाता है। क्या बोलेंगे? आत्महत्या के थैली के नाम से किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। और ये एक कोशिकांग का भी निर्माण करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी, हिंदी में बोला जाता है गोल्जी काय। और गोल्जी काय का क्या कार्य है दोस्तों? तो याद रखनी है गोल्जी काय का कार्य है ट्रांसपोर्ट का। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट का कार्य है। और बोला जाता है कि कोशिका में जो है यातायात प्रबंधन किसका काम है? तो वो आपका हो जाएगा, याद रखनी है ट्रांस मतलब गोल्जी काय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन पूछेगा तो माइट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया के द्वारा याद रखनी है ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में किया जाता है। और याद रखनी है माइट्रोकोन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक क्या है? देखिए उत्तक एक प्रकार का बोल सकते हैं सेल होता है दोस्तों। सेल के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम होता है, फिर जो है याद रखनी है बॉडी का निर्माण होता है। तो याद रखनी है कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं उसी को उत्तक कहते हैं। और याद रखनी है वैसे कोशिका जिसका आकार और आकृति दोनों समान हो। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है, याद रखनी है, साइकिल से चल रहा है, ठीक है, साइकिल से चल रहा है, और कोई जो है बस से चल रहा है, और कोई जो है ट्रेन से चल रहा है, तो इसमें जड़त्व जड़त्व किसका अधिक होगा? ट्रेन का। जो सबसे भारी होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। आगे की बात करेंगे, रॉकेट लॉन्चिंग कौन कौन में रॉकेट लॉन्चिंग कौन में रॉकेट लॉन्चिंग में कौन नियम पर आधारित है? ये क्वेश्चन रहना चाहिए दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम जो है इस पे पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है। और बल का अगर बात करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और बीमा भी याद रखनी है, M1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर सीजीएस मात्रक बल का पूछ दे तो वो याद रखिएगा, 9 होता है, और कितना होता है? 10⁵ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से गोली छोड़ने पर अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, यह किस है? तो हमने बताया था न्यूटन का तीसरा नियम, जब पढ़िएगा दोस्तों, तो इसमें बोलता है कि गति के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर आप इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उधर से भी आपको जो है बल के द्वारा 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही बोलता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है और उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उसका कुल संवेग क्या होगा? तो याद रखनी है, समान रहेगा। क्या होगा? समान रहता है। ये भी चीज आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, मान के चलिए कि P बराबर क्या होता है दोस्तों? mv होता है। यानी संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। मान के चलिए दो वेग है, एक है m1 v1 और दूसरा याद रखिएगा संवेग है m2 v2। तो याद रखनी है, जब ये दोनों आपस में टकराएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? याद रखनी है m1, और याद रखिएगा M1 बोल सकते हैं, इसका जो हो जाएगा दोस्तों M1 V1 बराबर हो जाएगा M2 V2, ठीक है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बोल सकते हैं दो वस्तु एक दूसरे से टकराती है तो उसका जो है याद रखनी है, उसमें जो है संवेग दोस्तों हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा, ठीक है। ये बोलता है संवेग संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है याद रखनी है, अक्षांश के अनुसार बदलता है। ऊपर ध्रुव पर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, और केंद्र पर इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड भी इसका मान होता है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों? याद रखनी है, जितना भी हमने बताया था तैरने डूबने वाला रहेगा। तो देखिए जहाज दोस्तों पानी में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, अपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है? तो एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात दोस्तों क्या दर्शाएगा? तो ये अपेक्षिक घनत्व दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन में दोस्तों याद रखनी है, जैसे हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करता है? हीलियम का। तो बोल सकते हैं दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो इस दोनों से भारी कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में इसमें अर्धचालक का प्रयोग करेगा। अर्धचालक ऑप्शन नंबर सी में है, सिलिकॉन। आगे की बात करेगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। स्थिति और आकार में अगर परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखनी है mgh होता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? काफी बार बता दिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम हो या ऊर्जा संरक्षण नियम हो। इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम में बोलता है ना ही हम ऊर्जा की उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। तो ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर माना जाएगा आपके पास शक्ति है तो आपको कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो याद रखनी है, शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? तो कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो तत्व नाभिकों की द्रव्यमान संख्या समान है, दो तत्वों के द्रव्यमान संख्या जैसे ही समान हुआ दोस्तों, तो मान के चलिए द्रव्यमान संख्या जैसे समान हुआ लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो उन्हों क्या कहेंगे? संभारिक कहेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला समान तो संभारिक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए? केंद्रक के लिए किया गया था। तो परमाणु केंद्रक याद रखनी है, ये परमाणु का केंद्रक होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा। जे जे थॉमसन ने, याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव? टिंडल प्रभाव उसको कहते हैं दोस्तों कि जिस पर प्रकाश पड़ेगा उस पर जो है आपका छाया बनना चाहिए, तो दूध में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के तरल अगाधी भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो दोस्तों तरल अवस्था में रहता है तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा का प्रतिशत कितना रहता है? 55% रहता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्षों में बटा होता है? 4 कक्षों में। स्तनधारी के जितने भी जीव हो गए, याद रखनी है, उसमें कितना पाया जाएगा? 4 कक्ष पाया जाएगा। ठीक है, याद रखनी है। उभयचर में दोस्तों कितना पाया जाएगा? 3 कक्ष पाया जाएगा। ठीक है, मछली में आपका कितना पाया जाता है? 2 कक्ष पाए जाते हैं। चलिए आगे की बात करेगा, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बंधुता से प्रेरित होते हैं, क्योंकि याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है, और जिसमें एक्स एक ही गुणसूत्र रहता है तो उसको दोस्तों याद रखिएगा, ये बंधुता से प्रेरित होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कलर बाइंडनेस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 3x+2 बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है? 68। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान निकालना है, तो 3 + xy बराबर 68। आप लोग फिगर बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 3x+2 है यहाँ पर दोस्तों, तो 3x बराबर ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 2y - 7 बराबर यहाँ पर 33 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 33 बात करेंगे तो 2y बराबर 33 में 7 जुड़ जाएगा 40, तो y बराबर आपका कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ पर जो है याद रखनी है 20 और 22 यहाँ पर निकालना है। x का मान हो जाएगा 44, 2 गुना 22 कीजिएगा, और प्लस ये हो जाएगा 60। 44 और 60 जोड़िएगा तो 104 आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आपका बनाने का मन हो। देखिए ये जो है बोल सकते हैं tan a - b का फॉर्मूला है। ठीक है, और a - b को जब इस तरह में सजाइएगा, a - b बराबर 45 डिग्री होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए tan दोस्तों क्या है? 72 - 27 कीजिएगा, तो ये दोस्तों आपका 45 आ जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखनी है, tan a - tan b। याद रखनी है tan a - tan b tan a इंटू tan b। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप पूछेगा तो याद रखनी है 2πr गुना क्या होता है? थीटा बटे 360, और प्लस दोस्तों 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं 2/22/7 हो जाएगा, गुना r 14 है, गुना 45/360 हो जाएगा दोस्तों, और गुना 2 गुना 14 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। दो वृत्त p और q में प्रतिच्छेदित करते हैं, तो पी आर पी एस के दो वृत्त का व्यास कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का योगफल बराबर है। तो याद रखिएगा जब इसको कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर वृत्त पूछेगा, तो याद रखनी है 2πr1 हो जाएगा प्लस 2πr2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को गुना कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। इसका जब दोस्तों आप निकालिएगा तो 10 निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है बेलन का आयतन निकालना है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे बेलन का आयतन कितना है? 616 लीटर है, तो इसको दोस्तों हजार में बदल दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और बराबर जो है बेलन का आयतन कर लीजिएगा। बेलन का आयतन 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीजिएगा 2 गुना 22/7 गुना दोस्तों r कितना है? 14 गुना 14, और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा? एच को निकालना है, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 616, याद रखनी है 100, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, 000 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा तो ये 10 आ जाएगा आपका। आगे की बात करेंगे। ताश की पत्ती की एक गड्डी में पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो संभावना है कि वो पत्ता पौन का गुलाम एक होता है। टोटल पत्ता कितना है? 52 है, तो 1/52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरा है, तो सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। सौभाग्य का यहाँ पर उल्टा करना है, दुर्भाग्य हो जाएगा। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आसानी से पहुंचा जा सके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा। राजस्थान पर बैठते ही बदल गया, यानी सिंहासन पर बैठते ही उसका मन बदल गया। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग टूटना, यानी थकावट से बदन में दर्द होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ
पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश का सवाल है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सी हो जाएगा दोस्तों। ऊपर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, याद रखनी है। अगर हम लोग 96 नंबर की बात करेंगे तो 96 नंबर में आपका क्या होगा दोस्तों, इसका तो ध्यान से उतर गया दोस्तों, 96 का ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग 97 की तरफ जाएंगे, 97 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 98 की बात करेंगे तो 98 का भी सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 99 की बात करेंगे तो 99 का आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 100 की बात करेंगे तो 100 का आपका डी हो जाएगा। तो हमने आज 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। अगर आपका दोस्तों सपोर्ट रहती है, पूरा प्रैक्टिस सेट 15 हुआ है, तो हम आज हमने 4 समाप्त कर दिया और आपको 10 करवा ही देंगे, ठीक है। जिसका आगे एग्जाम है, जिसका 16 एग्जाम है, जहां तक हो पाता है देख लीजिए। और आपका जो सुबह वाला प्रैक्टिस सेट हम ला रहे हैं, अंतिम रिवीजन, उसको एकदम जरूर देखिए, वहां से दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल सुबह वाला वीडियो में। जय हिंद जय भारत।